जी आसिफ, अजहर, सबा, इकरा, शाबस। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो आगे जाते हैं फिर। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है जी। क्लियर? सो अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटी सर्चिंग फॉर वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी हालत जिसमें इंसान के पास रोजगार ना हो, विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो, और रोजगार की तलाश में भी हो, तो ऐसी हालत को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप देखिए एम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन क्या है कि एक तो वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो, उसके पास कोई रोजगार ही ना हो, कोई नौकरी ही ना हो, कोई काम ना हो, और पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि वो उसकी तलाश में भी हो, को उसको नौकरी या रोजगार मिले, तो ऐसी हालत को इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर जी? अब बस इतना ही समझें। अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तकरीबन 5 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है जी। डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे नाम से जाहिर है कि अगर डिमांड ना हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, तो अगर डिमांड नहीं होगी किसी गुड्स की तो फिर प्रोडक्शन भी नहीं होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर होगा क्या? फिर एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगा। जब एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट हायर हो जाती है। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड ना हो, ठीक है, नॉर्मली ये रिसेशन स्टेज पे या डाउन टर्न स्टेज पे जब इकोनॉमी होती है कि जिधर लोग डिमांड नहीं कर रहे प्रोडक्ट की, जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की आउटपुट नहीं होगी, आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाती है। तो एक ऐसी हालत जिसमें एग्रीगेट डिमांड ना होने की वजह से बेरोजगारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिमांड डिफिशिएंट। यानी डिमांड की कमी की वजह से, डिमांड की डिफिशिएंसी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है उसको हम कहते हैं डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ये आप देखें, ये कि अगर आप इकोनॉमी प्रोडक्ट पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती तो इधर प्राइस भी होता और डिमांड भी इधर होती। क्लियर जी? लेकिन अब चूंकि इकोनॉमी अंडर यूटिलाइज है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है, विद इन द प्रोडक्ट पोटेंशियल हम काम कर रहे हैं, तो इधर डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इधर। जो एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से आउटपुट में कमी आ जाती है, और आउटपुट में कमी की वजह से फिर आप एम्प्लॉय को हायर नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाता है। तो डिमांड की डिफिशियंसी या डिमांड की एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है तो उसको हम कहते हैं डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। जी, डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कंफ्यूजन? अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कंफ्यूजन कि एक ऐसी हालत जहां बंदे के पास रोजगार या काम ना हो और वो उस रोजगार या काम की तलाश में भी हो, तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर डिमांड की डिफिशियंसी की वजह से अगर डिमांड ना हो इकोनॉमी के अंदर, तो आउटपुट ना होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप पूछे शाबाश, डिमांड डिफिशिएंट में कोई कंफ्यूजन? इसलिए मैं जा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, स्लो स्लो, तो आज हमेशा इसी को करेंगे बस। तो शाबाश पूछे। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली लेबर मार्केट की इनएफिशिएंसीज की वजह से अराइज होता है। यार आपके पास एक स्किल्स हो, ठीक है, लेकिन मार्केट में उस स्किल की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे सूबे में नॉर्मली
एचआर की इतनी वो नहीं है वैल्यू एचआर मैनेजर की, ठीक है ना, मार्केट के अंदर, ठीक है ना, कि मतलब लोग एचआर मैनेजर हायर नहीं करते जिसने एमबीए वगैरह एचआर में किया हो, या मतलब ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है ना, कि एम्प्लॉय को किस तरह हायर करना है, और अगर मल्टी मल्टी स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय होना, कि मल्टी कल्चर के मुख्तलिफ कल्चर के लोग भी हो, तो इसको किस तरह एक जगह पे काम करना है, इस तरह एचआर में सब्जेक्ट वगैरह आते हैं, इंशाल्लाह आप लोग बीएम में थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे। तो एचआर की इतनी वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे जो हमारा जो सूबा है ना, इसमें एचआर की मार्केट ही नहीं है। तो अगर एक बंदा एचआर कर लेता है तो इधर तो एचआर की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है ना, मार्केट ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर एचआर मैनेजर अनएम्प्लॉय रहता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में चले जाएं तो उधर एचआर की तकरीबन अच्छी ठीक ठाक वैल्यू है, उधर एचआर को अच्छी खासी तनख्वाह वो दे देते हैं, ठीक है जी। तो एक ऐसी कंडीशन कि आपने एक ऐसा स्किल्स हायर किया जिसकी एक खास जगह पर कोई वर्थ नहीं है, जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉय रहते हो और आप दूसरी जगह जाना भी पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कहते कि यार मैं इस्लामाबाद लाहौर या कराची चला जाऊं क्योंकि उधर अच्छी खासी जॉबें मिल रही है एचआर की, लेकिन आप लोग नहीं जा रहे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक तो मार्केट में इनएफिशिएंसी है, मार्केट में उस चीज की डिमांड ही नहीं है। आपने एक ऐसा स्किल्स हायर किया कि उसकी मार्केट में एक खास जगह पर उसकी डिमांड नहीं है, मतलब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे केपी में उसकी इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लाहौर इस्लामाबाद और कराची जाना भी पसंद नहीं करते। क्लियर जी। तो दोनों सिचुएशन में आप अनएम्प्लॉय रहते हो, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस थ्रू इनएफिशिएंसी इन द लेबर मार्केट। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब कि यार उसकी डिमांड ही नहीं है लेबर मार्केट में। दिस often occurs through misalignment of skill set in certain geographical area। फॉर एग्जांपल मैंने आपको केपी की मिसाल दी कि वहां उस चीज की डिमांड नहीं है, मिस अलाइनमेंट है ना ऑफ स्किल, आपने जो स्किल हायर किया उसका कोई मैच ही नहीं है इस जगह पे। It is more prominent if a labor is unwilling to move geographically in search of new work, और वो आप बाहर जाना पसंद भी नहीं करते। if a firm are unwilling to take on people with different skill set, या फॉर एग्जांपल एक आपने एचआर में एमबीए किया है लेकिन उसको फाइनेंस में एमबीए वाला चाहिए, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं करते कि यार आपके पास एचआर के स्किल को, हमें तो फाइनेंस वाला चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि एक तो आपके पास ऐसा स्किल है जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, दूसरा आप किसी और जगह पे मूव नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दो में कोई कंफ्यूजन? शाबाश। क्लियर है जी। तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि आपने आपके पास एक ऐसा स्किल्स है जो एम्प्लॉयर को नहीं चाहिए। दूसरी बात कि आप मूव भी नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आपको बंदा कहते हैं कि लाहौर में एचआर की अच्छी खासी जॉब मिली, आप कहते हैं यार नहीं मैं तो, मुझे तो होम सिकनेस, मैं तो भाई उधर नहीं जाऊंगा, इधर उसकी डिमांड नहीं है, उधर आप जाना नहीं चाहते, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट, यार ये क्या चीज होती है? देखें, आपने ट्रेड यूनियन का नाम सुना है? ट्रेड यूनियन का, ये मजदूरों की एक यूनियन होती है ना, अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है मजदूरों के साथ तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं। बड़े बड़े इदारों में ट्रेड यूनियंस होते हैं, ठीक है। अब ट्रेड यूनियंस ने डिसाइड किया कि यार फॉर एग्जांपल मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए 15,000, जस्ट ज्यूम, कम से कम यार एक मजदूर की तनख्वाह उसकी रियल वेजेस 15,000 होनी चाहिए, कम से वो मजदूर काम नहीं करेगा। मजदूर के जो प्रेसिडेंट थे ना, ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट, उसने ये डिसाइड किया। लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो कहते हैं नहीं यार मैं तो कम से कम ना 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 दूंगा, मैं तो 12,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। उधर ट्रेड यूनियन वाले कहते हैं कि नहीं यार आपने 15,000 देने, वरना हम लॉकडाउन करके ना हम घरों को चले जाएंगे, हमने आपके साथ जॉब नहीं करना। उधर ये भी कहते हैं कि यार मैंने आपको 12,000 रुपए से ज्यादा नहीं देना। ग्राफ समझा दूं, ये वाला ग्राफ, ठीक है, सब मैं समझा लेता हूँ, एक मिनट मुझे दें इंशाल्लाह। मैं
समझ लेता हूँ। ठीक है जी, वो कहते हैं भाई हमने तो 12,000 ही देने हैं। वो कहते हैं यार हम काम नहीं करते, 15,000 देते हो तो ठीक है, 15,000 से कम देते तो हम भाई घरों को चले जाएंगे। कहते हैं यार ठीक है, इट्स ओके। अब ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो घरों को चले गए, कुछ मजदूर, ठीक है ना, या सारे मजदूर वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, कि वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस की, उस पे जो एंटरप्रेन्योर है या जो मालिक है वो राजी नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉय रहेंगे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर जी? A higher minimum means that the demand for labor is less because the firm cannot afford to employ that many people. एक और बात भी हो सकती है, वो कहते हैं चलो ठीक है यार, मेरे पास 100 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर 12,000 पे काम करे तो 100 मजदूर काम करेंगे, वो ट्रेड यूनियन से ये बार्गेनिंग करेगा। अगर आप कहते हो कि 15,000 करने चाहिए, या तो मैं 15,000 सबको सबके सबको नहीं दूंगा, बाकी मैं 60% लोगों को 15,000 दूंगा, बाकी 40% आप फारिग कर दो। 60 मजदूर को बस ठीक है, फिर मैं 15,000 दे दूंगा, 40 को जो है ना आप फारिग कर दो। ठीक है, तो ये जब अनएम्प्लॉय रहे तो इसको कहते हैं रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप पूछे शाबाश। क्लियर है कि नहीं? ये अच्छा साहब भाई, ये देखिए आप, डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ, ये हम पहले उसमें पढ़ भी चुके थे, कनीजियन के उसमें नेशनल इनकम जो हम डिटरमिन कर रहे थे। अब ये देखिए आप, ये उसका था हमें दो अप्रोच पढ़े थे, एक क्लासिकल अप्रोच पढ़ा था और एक कनीजियन अप्रोच पढ़ा था। हमने कनीजियन अप्रोच में ये पढ़ा था कि आप मतलब नेशनल इनकम में प्राइस नहीं बढ़ेगी अनटिल कि वो प्रोडक्ट पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाए। इसको उसने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है जी, और इसके बाद फिर अगर आप मजीद प्रोडक्शन करना चाहोगे, मजीद रिसोर्सेज यूटिलाइज करना चाहोगे, तो आपकी प्राइसेस फिर बढ़ेगी। ये तो पुराना काम था, लेकिन इधर आप देख लें, अगर हम प्रोडक्ट पोटेंशियल पर काम करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ये होगी और हमारे पास सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे। सारे रिसोर्सेज में आपके लेबर, ठीक है ना, आपका कैपिटल और आपका लैंड और एंटरप्रेन्योर वगैरह सारे आ जाते हैं, जितने भी आपके नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, तो इस पॉइंट पर अगर आपकी डिमांड ये होगी तो आप रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे। ठीक है, और मतलब एम्प्लॉय भी यानी एम्प्लॉय की वेजेस भी ठीक ठाक मिलेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते, फॉर एग्जांपल इधर कहीं रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहे, वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, तो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है ना, मेरे पास डिमांड ज्यादा नहीं हो रही है, मेरे पास एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम है। जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होगी तो आउटपुट कम होगी, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास आउटपुट भी कम होगी। जब मेरे पास आउटपुट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर एंटरप्रेन्योर कम लेबर को हायर करेगा और उसके पास जो एक्सेस लेबर है वो उसको फायर कर देगा। तो डिमांड में डिक्रीज आया क्योंकि लोग इकोनॉमी के अंदर गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं। गुड्स की डिमांड ना करने की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, और जब प्रोडक्शन नहीं करे तो फिर एम्प्लॉय वो क्यों हायर करें, बल्कि उसके पास जो सब अभी यहाँ के जो वो है अभी जो सिचुएशन है कि यार इकोनॉमी के अंदर जो है ऑलरेडी डिमांड रिसेशन स्टेज है ना, आपकी डाउन टर्न स्टेज है। क्लियर जी, ऑलरेडी डिमांड कम हो चुकी है इकोनॉमी के अंदर। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो चुकी है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है ना, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करें, जब लोग डिमांड नहीं करें तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन गिर जाएगी और प्रोडक्शन गिरने की वजह से फिर एम्प्लॉय लेवल भी गिर जाएगा।
तो डिमांड में डिक्रीज आने की वजह से जब लोग अनएम्प्लॉय रहते हैं तो उसको हम कहते हैं डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। जी सर वाह। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं तो इधर आपकी डिमांड ज्यादा है। रिसोर्स फुली यूटिलाइज का मतलब ये कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पीक पर है, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई विद इन इसके यहाँ यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि डिमांड भी कम है और रिसोर्सेज की कैपेसिटी ज्यादा है, रिसोर्सेज एक्सेस में पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की लेवल गिर जाएगी। तो ये तो पुराना, ये हम काफी टाइम डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है सर, तो आप वो पुराने थोड़े वो वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह होप सो कि मुझे क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर में आ गया ना 2-3 मार्क्स के लिए तो फिर इतना ये डायग्राम वायग्राम ना बनाए आप लोग, ठीक है ना, तो इतना ही लिख ले 2 मार्क्स ले तो काफी है, फिर वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट, इसका भी डायग्राम समझा लेता हूँ। देखिए ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यार ये डायग्राम कहीं हमने पढ़ा नहीं है पहले, ये वाला डायग्राम कुछ याद आ रहा है आप लोगों की नहीं? इस तरह कोई डायग्राम हमने पढ़ा था, किधर पढ़ा था? जी मुस्कान किधर पढ़ा था जी? हाँ बिल्कुल ये सेम वही चीज है, बिल्कुल मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि चैप्टर 2 था। ठीक है जी, ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ डिमांड और सप्लाई अगर बराबर होगी तो ये हमारे पास वेजेस आ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर, ये डी फॉर डिमांड फॉर लेबर और इस फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है जी, तो अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक ठाक पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अब वो कहता है कि नहीं यार, फॉर एग्जांपल ये है 12,000 वाली वेजेस, ठीक है ना, इकोनॉमी के अंदर सबकी 12,000 है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमें तो 15,000 चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर क्या वो करके ना डिमांड को कम कर देगा। वो कहे कि यार अगर आप मुझसे 15,000 रुपये लेते हो, ठीक है ना, तो फिर अगर आपको ये प्राइस लेवल चाहिए, अगर आपको ये वेज लेवल चाहिए, तो फिर आपको डिमांड कम करना पड़ेगा। फिर मैं कुछ ना कुछ लेबर को अनएम्प्लॉय कर लूंगा, उसको निकाल दूंगा, बाकी 60 को मैं 15,000 दूंगा, लेकिन 60 से मैं वही काम दूंगा जो मैं पहले 100 से दे रहा था। ठीक है ना जी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था 12,000 रुपये, लेकिन 15,000 रुपये अगर वो चाहता है कि यार मैं 3,000 में इजाफा होना चाहिए इसमें, तो हम कहेंगे कि यार हमने कुछ ना कुछ लेबर को अनएम्प्लॉय करना होगा, निकालना होगा, इसलिए ये प्राइस लेवल होगा। ठीक है जी, तो इस प्राइस लेवल पे फिर डिमांड कम हो जाएगी लेबर की। जब डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कम होने का मतलब है कि वो अनएम्प्लॉय ही रहेंगे। ठीक है जी, तो अगर पेपर में आज कुछ सवाल ज्यादा आ गया कि यार रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है 5-6 मार्क्स का, तो फिर डायग्राम बनाए। अगर 2 मार्क्स का आ गया तो 3 मार्क्स का, तो फिर इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 मार्क्स के लिए विद इन टाइम में बना सकते हो तो बस फिर ठीक है, लेकिन इतना वो नहीं पूछेगा इंशाल्लाह आपसे, लेकिन फिर भी आप डायग्राम को समझिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यार फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं आपको इंशाल्लाह जब आपके आर्टिकलशिप्स कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह विद इन आर्टिकल अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो फिर तो ठीक ठीक है। अगर क्वालिफाई नहीं भी करते और इंटर वगैरह कर भी लेते हैं और फॉर एग्जांपल आपके 2 पेपर रहते हैं और आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर नॉर्मल तो जॉब मिल ही जाती है जल्दी, मतलब क्लाइंट आपको उठा लेता है, अगर मतलब सीए वाले सारे काबिल होते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार आर्टिकल्स के बाद वो कहते हैं यार नहीं मैंने अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद और जब आपको जब जॉब मिलता है, फॉर एग्जांपल आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए फॉर एग्जांपल मई 2024 में, जस्ट इज्यूम मई 2020 में एक बंदे के आर्टिकल मई 2020 में कंप्लीट हो जाते हैं और उसको जॉब मिल जाती है फॉर एग्जांपल जुलाई में, तो ये 1-2 महीना जो अनएम्प्लॉय रहा वो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या एक बंदा एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तलाश में होता है
तो उसके दरमियान जो टाइम पीरियड होता है पहले जॉब के छोड़ने में और दूसरे जॉब के मिलने में, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पोररी होता है ना, एक बंदे ने एक जॉब छोड़ दी, फॉर एग्जांपल वो एक जगह पर असिस्टेंट मैनेजर था, ठीक है ना, अब उसने वहां से रिजाइन दिया, उसने कहा यार मैंने तो मैनेजर लेवल या सीएफओ लेवल की जॉब ढूंढनी है, ठीक है ना, तो वो उसकी तलाश में चल पड़ा और 3 महीने बाद वो सीएफओ लग गया। तो ये 3 महीने का के से पहले जो उसने जॉब छोड़ दी असिस्टेंट मैनेजर की, और बाकी जाके जो सीएफओ की जॉब जो उसे मिली है, ठीक है, जो जिसमें तकरीबन 3 महीने का गैप लगा, तो उसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अगर आप देख लें फिर भी एक होता है यार वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लोगों को वैसे ही यार बेरोजगार मतलब रहने का शौक होते हैं, मतलब वो खुशी खुशी से, मतलब उसने अच्छी क्वालिफिकेशन भी हासिल की होती है, उसको ठीक ठाक जॉब मिल भी सकती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार बस फारिग होना अच्छा है, ठीक है ना, बस उसको कहते हैं यार घर से मिलता है तो बस ठीक है, इट्स ओके, तो इसको कहते हैं वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर जी? तो वो खुशी खुशी से वैसे ही बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप पूछे शाबाश सवाल। शाबाश पूछे। ये बात भी पूछे। क्लियर जी? अब measure टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर जी? अब measure टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि अब यार अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हुआ, अब इसको किस तरह काम कर लें? तो यार एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यार लोगों को तालीम भी दो और साथ साथ लोगों को स्किल्स भी दो, ठीक है ना, एजुकेशन तो जरूरी है लेकिन साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी दो। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू भी आप उसकी डिफिशियंसीज को या उसमें आप जो जॉब की जो स्किल्स होती है वो डेवलप कर सकते हो। क्लियर जी? तो इसको कहते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिस तरह आप इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ पढ़ भी रहो, फिर आपको 3 साढ़े 3 साल ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो आपको ना वो फुली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब ये है कि हुकूमत जो है ना ग्रांट दे लोगों को या एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करे, सब्सिडी देता है कि वो मोटिवेट हो। जब वो मोटिवेट होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब वो इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट से फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल उसको ना सब्सिडी दे, उसको ग्रांट दे, उसको ना टैक्स से एग्जाम्पशन दे दे कि आप कारखाने लगाओ, हम आपको या टैक्स रिडक्शन, उसको उस पर टैक्स कम लगाया, उसको बिल्कुल टैक्स से छूट दे दे, उसको ना आपको यार कारखाने लगाओगे तो हम आपको ना ग्रांट दे देंगे, सब्सिडी देंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होते हैं। एंटरप्रेन्योर के मोटिवेट होने का मतलब ये है कि वो फिर एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा, डेवलप ए कल्चर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यार लोगों में सिर्फ नौकर ना बनो, यार लोगों में खुद का कारोबार शुरू करो। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो इट्स ओके, खुद का कुछ ना कुछ जो आपको आ रहा हो, खुद ना कुछ बिजनेस शुरू कर लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन हासिल करके नौकर ही बने, बल्कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करो कि वो जाके कल खुद एंटरप्रेन्योर बने, इन्वेस्टमेंट करे, और वो जाके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। तो ये जरूरी नहीं कि आपने एजुकेशन हासिल की और आप कहते हो कि यार अभी तो मुझे बस नौकरी चाहिए, और वो भी सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है ना, ताकि बस मैं सुकून से जिंदगी गुजार, ये कोई लाइफ ही नहीं है। क्लियर? तो उसमें खुद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करो कि यार आप जरूरी नहीं कि आप नौकर बनो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो, और खुद इन्वेस्टमेंट करो और जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
सही है जी। अब आ जाते हैं फिलिप्स कर्व की तरफ। फिलिप्स कर्व जी, इसमें कोई मसला? अब फिलिप्स कर्व क्या बताता है हमें? फिलिप्स कर्व हमें इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप बताता है। वो कहता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और लोगों को रोजगार ज्यादा मिले, तो इकोनॉमी के अंदर मैंने आपसे कहा ना वेज स्प्रेड इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास ज्यादा रोजगार होगा तो लोगों के पास फिर क्या होगी, लोगों के पास तनख्वाहें होगी और तनख्वाहों से वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ेगी। क्लियर जी। तो अगर इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है, तकरीबन सब लोगों को रोजगार मिल चुका है, तो उसकी वेजेस, उसके पास वेजेस होगी। जब उसके पास वेजेस होगी तो परचेजिंग पावर होगी उसके पास। जब परचेजिंग पावर होगी तो वो एग्रीगेट डिमांड करेंगे, और जब वो एग्रीगेट डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस शूट अप हो जाएगी, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होने का खतरा है, या इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है। ठीक है। तो यही रिलेशनशिप फिलिप्स ने हमें बता दिया। उसने बता दिया, ये न्यूजीलैंड की, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये न्यूजीलैंड से थे और नेम उसका विलियम फिलिप्स था, पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो सवाल आया, तकरीबन 8 से 9 मार्क्स का सवाल आ चुका है और आएगा कि फिलिप्स कर्व आप बताएं, तो आपने बताना है कि फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। तो ये फिलिप्स कर्व हमें ये बताएं, यहाँ से आप देख लें। ठीक है। तो ये नाम वगैरह लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये लेके कि हमें बताता है एम्प्लॉयमेंट और मनी वेजेस या इन्फ्लेशन के मुतालिक। सही। अब आप देखिए डायग्राम की तरफ आते हैं। लेकिन जो विलियम फिलिप्स था उसने हमें सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में बताया। इस आरपीसी का मतलब है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। क्लियर जी। इसके बाद उसने हमें लॉन्ग रन में नहीं बताया, बल्कि उसने हमें सिर्फ शॉर्ट रन की एक्सप्लेनेशन दी है। लॉन्ग रन की एक्सप्लेनेशन फिर हमें किसी और इकोनॉमिस्ट ने दी है, फ्रीडमैन ने दी थी। ठीक है। तो हमने दोनों को पेपर में लिखना होगा। अब आप देखें कि अगर इकोनॉमी के अंदर ये था हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल, चलिए ए से शुरू करते हैं। ये था हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास कम थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक ठाक था, हमारे पास लोगों को सही ठीक ठाक रोजगार मिला था। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, हमारे पास वेजेस बढ़ी, और वेजेस से वजह से वेजेस इन्फ्लेशन आ रही। इन्फ्लेशन जो कि वेजेस की वजह से अराइज हुई उसको कहते हैं वेज इन्फ्लेशन या वेज स्पिरल इन्फ्लेशन। क्लियर जी। तो अगर इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता रहा, तनख्वाहें मिलती रही, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन अराइज होता हुआ। लेकिन इस पॉइंट पे आप आके देख ले, पॉइंट बी पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब तकरीबन किसी को रोजगार नहीं मिला, या बहुत कम लोगों को रोजगार मिला है। अक्सरियत तकरीबन 95% लोग अनएम्प्लॉय हैं, इज्यूम दैट। तो हमारे पास इन्फ्लेशन भी नेगेटिव में चला गया, यानी माइनस में है, तकरीबन कोई इन्फ्लेशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता रहा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता रहा, तो लोगों के पास वेजेस आती रही, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन अराइज हुआ। लेकिन उन्होंने ये जो बताए हैं ना, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, यानी शॉर्ट रन में हमें बताए। तो फिलिप्स कर्व हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन्फ्लेशन, कि जब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, वेज इन्फ्लेशन। लेकिन जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके पास वेजेस आएंगी। जब वेजेस आएंगी तो उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन अराइज होगा, और उस इन्फ्लेशन को हम कहेंगे वेज इन्फ्लेशन। कि वो इन्फ्लेशन जो वेजेस में इंक्रीज या वेजेस की वजह से अराइज हुआ, उसको हम कहते हैं वेज इन्फ्लेशन। तो ये हमें रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। जी अब आप पूछे शाबाश। ये तो शॉर्ट रन में। नेगेटिव इन्फ्लेशन यार, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। लोगों के पास देखो
सलमान, लोगों के पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके पास रोजगार नहीं होगा तो उनके पास वेजेस नहीं होगा, जब वेजेस नहीं होंगे तो वो डिमांड नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से इन्फ्लेशन आया। तो नेगेटिव इन्फ्लेशन में, नेगेटिव इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन कोई मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, इन डिफ्लेशन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने जो उसने थ्योरी में लिखा है ना, जो इसमें वो आपने वही लिखना है, डिफ्लेशन नहीं लिखना, बस नेगेटिव इन्फ्लेशन। ठीक है ना, इसको नेगेटिव ले लें। जी यार इसमें कोई कंफ्यूजन। सही है जी। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ शॉर्ट रन की बात की ना, लॉन्ग रन की तो इन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा यार शॉर्ट रन में इस तरह आप ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता जाएगा और इन्फ्लेशन ज्यादा होता जाएगा। लेकिन फ्रीडमैन ने कहा कि नहीं सर आपकी बात तो सही है, लेकिन आपने सिर्फ ना रिपीट करूं, ठीक है। देखिए मैंने सुना, मैंने आपसे कहा हम अब लोगों से कि फिलिप्स कर्व हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन्फ्लेशन। अब वेज इन्फ्लेशन क्या होती है? वेज इन्फ्लेशन या वेज स्पेन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब लोगों के पास वेजेस ज्यादा होंगे और उसकी वजह से वो डिमांड करेंगे और ऑटोमेटिकली प्राइस अराइज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे थे, पॉइंट बी पे, ठीक है ना, ये है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी हाई था। तो लोगों के पास जब अनएम्प्लॉयमेंट तो रोजगार नहीं है, तो जब रोजगार नहीं होगा तो वेजेस कहाँ से होगी, और तकरीबन हम इधर थे, हमारे पास वेज इन्फ्लेशन ये था। ठीक है जी, मतलब ना होने के बराबर था, या आप इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये हमारे पास वेज इन्फ्लेशन था। लेकिन शमीन जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता गया, ठीक है ना, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पॉइंट पे हम गए, अब एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, इसका मतलब क्या है कि लोगों को रोजगार मिल गया, अब एम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा सा इसके मुकाबले में हाई हुआ, इस पॉइंट के मुकाबले में। तो जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा सा हाई हुआ तो उसके पास वेजेस आ गई, वेजेस आने की वजह से उसने डिमांड ज्यादा कर दी और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। तो ये इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। लेकिन मजीद इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मजीद डिक्रीज हुआ, यानी मजीद लोगों को रोजगार मिला, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो जब लोगों को मजीद रोजगार मिला तो ज्यादा लोगों ने एग्रीगेट डिमांड की, जब ज्यादा लोगों ने एग्रीगेट डिमांड की तो हमारे पास इन्फ्लेशन इस पॉइंट पे पहुंच गया, वेज इन्फ्लेशन। क्लियर? तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट का और वेज इन्फ्लेशन का, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो वेजेस ज्यादा होंगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होगा। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो वेजेस कम होगी जिसकी वजह से शमीन आपका इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये इससे इंशाल्लाह बाकी आप लेक्चर सुन लोगे तो होप्स हो कि मुझे क्लियर, फिर भी नहीं हुआ तो मुझसे आप पूछ लें। लेकिन फ्रेडमैन ने कहा कि सर ठीक है आपने तो सिर्फ शॉर्ट रन की बात की, लेकिन इधर तो लॉन्ग रन भी है। तो उसने कहा कि लॉन्ग रन में नॉर्मली इस तरह मसला अराइज नहीं होता, अगर लोगों को रोजगार मिल भी जाता है तो फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट रन में तो वेज इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेते हैं इस वेज इन्फ्लेशन को। किस तरह, अब हम पढ़ते हैं इसी डायग्राम से कि लॉन्ग रन में, उधर देखो एलआरपीसी नहीं था, लॉन्ग रन में तो सिर्फ एसआरपीसी थे ना, अब उसने लॉन्ग रन भी बात कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में सर ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन और ये एडजस्ट हो जाते हैं। आपने तो कहा कि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हाई होता जाएगा तो वेज इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन सर वो तो शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली वेज इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाते हैं। किस तरह, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, और तकरीबन 4% जो थी ना इन्फ्लेशन था इकोनॉमी के अंदर, और ये हमारा रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट। हुआ क्या कि मजीद अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ, यानी मजीद लोगों को रोजगार मिला, मजीद लोग एम्प्लॉय हुए और हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो हमारा वेज इन्फ्लेशन भी फिर बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ा, वो 4 से 6% पे गया। इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन, ये तो वही पुराना वाला काम है ये वाला। अब इस पॉइंट में ए और बी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन,
अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। हमने इस पॉइंट से शुरू किया ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था। हम आके इस पॉइंट पे पहुंचे, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है कि एम्प्लॉय लेवल हाई। तो अगर एम्प्लॉय लेवल हाई तो इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस मींस इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया। तो इस पॉइंट तक कोई मसला मुझे शाबाश, नो मसला, ठीक शो। हाँ, अब आ जाए आप। लेकिन अभी ये तो शॉर्ट रन हुआ, कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे, तो इस पॉइंट पे हुआ क्या कि यार आपको याद है हमने कहा था कास्ट पुश इन्फ्लेशन, कि वो इन्फ्लेशन जो कि वेजेस की वजह से, जो कि मटेरियल की वजह से, जो कि वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में इंक्रीज की वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन अराइज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो एंटरप्रेन्योर देखा यार मजदूर तनख्वाहें भी ले रहे हैं हाई, मुझे मटेरियल भी महंगा पड़ रहा है, मुझे मशीनरी भी महंगी पड़ रही है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है। तो वो क्या कर लेगा, वो कर ले क्या, वो कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन कट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर लेता हूँ। जब वो प्रोडक्शन कम करेगा, तो प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है कि अब वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा कर लेगा। अब वो एम्प्लॉय को मजीद लेबर को मजीद अनएम्प्लॉय कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको चीजें महंगी मिल रही हैं, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीजों को। तो उसने क्या कहा कि यार मैं प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो प्रोडक्शन के कम होने का मतलब ये है कि आपने कुछ लेबर को अनएम्प्लॉय कर लोगे। तो जब कुछ लेबर अनएम्प्लॉय कर लोगे, तो जब लेबर में अनएम्प्लॉय हो गए तो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना? तो फिर ये पॉइंट अचीव हो जाएगा। क्लियर? तो इस पॉइंट पे उसने रियलाइज किया कि यार मुझे लेबर भी महंगा मिल रहा है, उसकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेरा मटेरियल भी मुझे महंगा मिल रहा है। तो वो इस पॉइंट पे आकर प्रोडक्शन को कट कर लेगा, प्रोडक्शन को कम कर लेगा। जब प्रोडक्शन को कम कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉय को निकाल लेगा और अनएम्प्लॉयमेंट मजीद इकोनॉमी के अंदर हाई हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। फिर जब वो तो कुछ नहीं हुआ ना, तो उसने उसने कहा ना कि लॉन्ग रन में तो अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का कुछ देखो। ही एग्रीड दैट द ट्रेड ऑफ